Hello my dear students of class 10. Today I will teach you chapter The Age of Industrialization. प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई थी बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले क्या हिस्ट्री थी इसके बारे में मैं बताई थी। उसमें हम लोग गिल्ड्स का जो रोल है, क्या फंक्शन है गिल्ड्स का, उसका देखे थे कि न्यू मर्जेंट्स गिल्ड्स के डर से टाउन एरिया में उनका मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते वो लोग कंट्री साइड की तरफ यानी दे टुवर्ड्स मूव कंट्री साइड के तरफ वो मूव कर चुके थे। और कंट्री साइड में हम देखे थे कि पीजेंट्स को या आर्टिजन्स को वो एडवांस पे करते थे और उसके बदले वो लोग अपना प्रोडक्ट आइटम लेते थे। तो आज का जो ये वीडियो है उसमें है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। वो था आपको बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन ये है द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री कि फैक्ट्री यहाँ पे किस प्रकार आई, यानी फैक्ट्री की जो शुरुआत है वो किस प्रकार शुरू हुई और कौन ऐसी फैक्ट्री है जो सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट किया गया था या कब कितने ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें है कि द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री में ये 1730 से ये स्टार्ट अप्रोक्स माना जाता है, यानी कि टू लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये फैक्ट्री लगभग आपको कमिंग होना शुरू हो चुका था। तो द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू इरा वाज कॉटन। अब मान लीजिए फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होगा तो सबसे पहले किस रॉ मटेरियल्स का सबसे पहले यूज किए होंगे, ये भी तो सवाल उठते हैं। तो सबसे पहले जिस रॉ मटेरियल्स का जो यूज किया गया था वो था आपको कॉटन, क्योंकि यहाँ भी हम देखते थे, इंडिया में भी हम देख रहे थे कि यहाँ पे जब कॉटन इंडस्ट्री नहीं थी इंडिया में तो लोग हाथ से ही धागा का यानी कि मतलब उसको कहिए कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग या रोलिंग का काम हाथ से ही चरखा के माध्यम से करते थे और लूम के माध्यम से उसको धीरे धीरे उस पर हाथ से ही तैयार करते थे। तो यहाँ पर भी लघु उद्योग में यानी कुटीर उद्योग में सबसे पहले कॉटन उद्योग ही चला था। तो वहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये खास करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो सबसे पहले शुरुआत हुई थी वो इंग्लैंड से शुरू हुई और धीरे धीरे यूरोपियन कंट्री में प्रवेश करती है। और यूरोपियन कंट्रीज में जब प्रोडक्ट आइटम की बाढ़ लग जाती है तो पूरे वर्ल्ड में एक प्रकार से कॉलोनाइज की इस्टेब्लिशमेंट होती है और धीरे धीरे लोग वहाँ से प्रोडक्ट आइटम की सेलिंग एक कॉलोनियल कंट्री की तरफ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉटन का सबसे पहले यानी कॉटन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स के रूप में कॉटन को देखा गया है। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि इंग्लैंड में यानी कि इंडिया से जो कॉटन का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसका मैं थोड़ा सा मापांक दे रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इसमें है इंपोर्ट ऑफ कॉटन, यानी कि इंडिया से जो कॉटन का इंपोर्ट हुआ था 1760 में कॉटन का इंपोर्ट हुआ था 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन, यानी कि ये 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन को यहाँ से एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन 1787 में 22 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो 1700 यानी कहीं 2.5 और कहाँ 22 मिलियन, दोनों में एक बहुत मात्रा का डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में हुआ होगा, तब तो रॉ मटेरियल
कॉटन का जो रॉ मटेरियल है उसकी फीडिंग ज़्यादा हुई, इंडस्ट्री ज़्यादा होंगे तो रॉ मटेरियल्स की फीडिंग भी ज़्यादा मात्रा में होनी शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका जो एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया वो बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो इसमें जो कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री धीरे धीरे उसमें इंक्रीजिंग होना शुरू हो गया। अब इसमें देखते हैं इन्वेंशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब जो फैक्ट्री में जो इन्वेंशन प्रोसेस था जिसमें कि कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग या रोलिंग था, इसमें भी धीरे धीरे इन्वेंट किया गया। कभी हाथ से किया जाता, लेकिन अब तो टोटल काम क्या होती थी, मशीन के द्वारा की जाती थी। तो कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग की भी जो मतलब स्पीड होगी ये भी हाई स्पीड से होना शुरू हो गया। तो अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे फर्स्ट कॉटन मिल की इस्टेब्लिशमेंट किसने की है, यानी कि हु वाज इन्वेंटेड द फर्स्ट कॉटन मिल। फर्स्ट कॉटन मिल वाज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा फर्स्ट कॉटन मिल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अब नेक्स्ट चलेंगे। अब कॉटन मिल की इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है। अब प्रोडक्शन तो आपको दो तरफ से हो रहे हैं, कंट्री साइड में भी प्रोडक्शन हो रहे हैं और आपको टाउन एरिया में भी प्रोडक्शन हो रहे हैं। बस सिर्फ अंतर यही है कि कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो प्रोडक्शन क्या होते थे, मैनुअल प्रोसेस से होते थे, यानी कि हाथ से किया जाता था कंट्री साइड में। लेकिन यही प्रोडक्शन जब टाउन में होती थी तो वो टोटल वहां पे जितने भी प्रोसेस थे वो टोटल मशीन पे डिपेंडेंट होते थे। तो जो प्रोसेस मशीन पे डिपेंडेंट हो गए तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। और जो प्रोडक्शन आपको मैनुअल प्रोसेस के तरीके से होगा तो उसका क्या होगा, प्रोडक्शन कम मात्रा में होगा। तो इस प्रकार प्रोडक्शन दो तरफ से हो रही है, यानी कंट्री साइड में भी प्रोडक्शन हो रहे हैं और टाउन एरिया में भी प्रोडक्शन हो रहे हैं। तो अब टाउन एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहे हैं तो इस एक मतलब मशीन के तहत उसमें ढेर सारे काम एक ही स्थान पे, कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग या रोलिंग, सब काम एक ही जगह हो रहे हैं, यानी कि एक छत के नीचे वो सारे काम, यानी होल प्रोडक्शन प्रोसेस were brought together under one roof, यानी कि एक छत के नीचे ये टोटल काम होना शुरू होते हैं। तो जब एक छत के नीचे एक जगह अगर सारे काम होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर मैनेजिंग करना भी क्या होगा, आसान होगा। यानी कि एक मैनेजर भी उसमें कार्डिंग का काम भी देख सकते हैं, ट्विस्टिंग का काम भी देख सकते हैं, आपको स्पिनिंग का काम भी देख सकते हैं, रोलिंग का काम भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, वहाँ पे एक फैक्ट्री के में हम मैनेज करना और उसमें आपको क्वालिटी भी चेक करना आसान होता था। पहले ये सारे काम अलग अलग किए जाते थे, कहीं कार्डिंग होता है तो कहीं ट्विस्टिंग होता है, कहीं स्पिनिंग होता है, कहीं तो इस प्रकार क्या होता, सारे काम अलग अलग जगह से होती थी, एक फैक्ट्री में नहीं की जाती थी, जिससे लोगों को ये सारी दिक्कतें आती थी, उसमें क्वालिटी भी अच्छी नहीं बन पाती थी। लेकिन जब एक होल प्रोडक्शन प्रोसेस जब एक छत के नीचे आ जाते हैं तो उसका मैनेजमेंट भी आसान हो गया था। अब क्या होता है कि टाउन एरिया में जब मशीन से कोई काम करना शुरू हो गया तो क्या होता है, जो कंट्री साइड में जो प्रोडक्शन एक महीने में होता था तो टाउन एरिया में वही प्रोडक्शन आपको 3-4 दिन में हो जाते थे। तो इस प्रकार हम क्या देखते थे कि टाउन एरिया में जो प्रोडक्ट आइटम की बाढ़ लग गई, यानी प्रोडक्ट आइटम ज्यादा मात्रा में टाउन एरिया में बनना शुरू हो गया। तब टाउन एरिया के जितने भी मर्चेंट्स होंगे या ट्रेडर होंगे उनको फिर कंट्री साइड की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो भूल ही गए थे कि मुझे कंट्री साइड के तरफ भी जाकर के वहां का प्रोडक्ट आइटम को खरीदना है। अब वो प्रोडक्ट आइटम जो मैनुअल प्रोसेस से किया जाता था और जो मशीन से किया जाता था, तो मैनुअल प्रोसेस से किया हुआ प्रोडक्ट आइटम का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो मशीन से जो भी प्रोडक्ट आइटम होगा उसका रेट क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार ट्रेडर या मर्चेंट कंट्री साइड के तरफ का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ही क्या हो गए, भूल गए। अब देखिए हम प्रीवियस वीडियो में इसका उल्टा चीज पढ़े, लेकिन इस वीडियो में हम उसका अपोजिट पढ़ रहे हैं। क्यों?
क्योंकि द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री के आ जाने के बाद कंट्री साइड का जो प्रोडक्शन था वो बिल्कुल ही चौपट हो गया और ये टाउन एरिया में ये प्रोडक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होना शुरू हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे है सवाल कि ये कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री तो आई, निश्चित रूप से एक ही प्रकार की फैक्ट्री नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री होंगे। तब विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री में वो कौन सी फैक्ट्री पहले आई, किस मात्रा में आई, अब कौन सी फैक्ट्री उसके बाद आई, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बताने वाली हूँ वो आपको है द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी कि इंडस्ट्रियल चेंज का पेस क्या था, यानी कि वो किस गति से, किस रूप में, उसका फीचर्स क्या था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। धन्यवाद।